नमस्कार, बैटल ऑफ बंगाल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। 5 राज्यों समेत पश्चिम बंगाल में भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और जब ममता बनर्जी ने ये सुना कि पश्चिम बंगाल के अंदर 8 चरणों में मतदान होंगे तो वो बौखला गई। वो क्यों बौखलाई, इसको समझने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, चुनाव एक फेज में हो या फिर 8 फेज में, इससे चुनाव पर और पार्टीज पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? इम्पैक्ट पड़ता है, खास करके उन पार्टियों पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है जो साम दाम दंड भेद लगा करके चुनाव जीतना चाहती हैं। बंगाल में इसका इम्पैक्ट ये होगा कि तृणमूल कांग्रेस के लिए और उसकी स्ट्रेटजी के लिए ये बहुत ही घातक सिद्ध हुआ। एक तो बंगाल को लेकर के ये रिपोर्ट्स आ रही थी, तृणमूल कांग्रेस के लीडर्स खुले रूप से कह रहे थे कि खेल करेंगे हम लोग, खेला कोरबो, है ना। तो ये खेल क्या खेल करेंगे? तो बंगाल में जिस तरह से लोकल चुनाव हुए और जिस हिसाब से मतदान हुआ था लोकसभा में भी, उसमें ये देखा गया कि बंगाल के अंदर सबसे ज़्यादा वायलेंस हो रहा है। तो इलेक्शन कमीशन का ये दायित्व बनता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए उनको जो भी स्ट्रेटजी बनानी पड़े वो बनाएंगे। और इलेक्शन कमीशन ने 8 फेजेस में किए हैं। तो 8 फेजेस में करने का मतलब ये है कि कुल मिलाकर के 125-130 कंपनियां सेंट्रल फोर्सेस की आ रही है। तो ये समझ लीजिए कि 1.5 लाख के आसपास सेंट्रल फोर्सेस वहां पे होंगे। टोटल बंगाल में 1,01,000 का आंकड़ा इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिया गया कि इतने पोलिंग बूथ्स हैं। अब 294 सीट्स हैं। पहले 77,000 पोलिंग बूथ्स होते थे, इस बार जो है पोलिंग बूथ की संख्या बहुत ही ज़्यादा कर दी गई है। इसके 2 कारण हैं। एक, जैसा कि बिहार के इलेक्शन में देखा गया कि कोरोना की वजह से पोलिंग स्लो होती है, क्योंकि एक और अलग ढंग से सैनिटाइज करना, लाइंस को उस तरह से ये रखना, तो वो एक अलग बात थी। और दूसरी बात ये कि बंगाल में सबसे ज़्यादा पोलिंग होती है, 70%, 80% के आसपास पोलिंग होती है। और इस बार जिस तरह से कांटे की टक्कर है तो मतदान ज़्यादा होगा, ये लोग मान के चल रहे हैं। और दिल्ली की तरह नहीं कि 50%, 60% हो गया तो बहुत ज़्यादा हो गया। वहाँ 70, 75, 80% के लगभग जो है वोटिंग होती है। तो उसको मैनेज करना भी ज़रूरी था। तो क्या किया गया? तो पोलिंग स्टेशंस की संख्या बढ़ा दी गई। अब मेन मुद्दा जो है वो सिक्योरिटी का है। तो 30 जैसे पहले फेज में 30 सीट है, दूसरे फेज में 30 सीट है, तीसरे फेज में 31 है, चौथे फेज में 44 है, 45 है। इस तरह से जो असेंबली सीट्स जो चुनी गई है वो कम है। और ये सारे सेंट्रल फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट आप वहाँ पे कर सकते हैं। आपने एक बार 30 सीटों के ऊपर सबको डिप्लॉय किया, फिर अगला चुनाव जहाँ होगा फिर वहाँ आपने डिप्लॉय किया, फिर इस तरीके से आप डिप्लॉयमेंट उठा के करते रहते हैं। ठीक। तो जो सुरक्षा व्यवस्था होगी वो चाक चौबंद होगी, गुंडागर्दी नहीं हो पाएगा। तो ये एक जो तृणमूल कांग्रेस के गुस्सा होने की वजह ये है कि ये अब तक तो बम चला करके, गोलियां चला करके लोगों को डरा धमका करके पोलिंग करवाते थे, तो अब ये नहीं हो पाएगा। तो एक तो झटका ये लगा है, लेकिन ये तो आम बात है, लोग जान रहे हैं। मैं जब देख रहा था कि कहां कहां चुनाव हो रहे हैं और किस फेज में क्या हो रहा है, तो ममता बनर्जी की मुसीबत और भी कहीं ज्यादा, कई गुना बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि आप देखिए, जैसे ही मैं एक बात समझ लीजिए, वोटिंग का असर जो सबसे ज्यादा वोटिंग पे होता है वो इलेक्शंस के माहौल के ऊपर होता है। जब 1 फेज 2 फेज गुजर जाता है तो लोगों को एक वाइब्स मिलना शुरू हो जाता है कि वो पहले फेज में तो बीजेपी स्वीप कर गई या तृणमूल स्वीप कर गई, दूसरे फेज में भी तृणमूल स्वीप कर गई। तो इसका इम्पैक्ट वोटर्स के ऊपर पड़ता है और आगे आने वाले जो फेजेस होते हैं उस पर उसकी छाप साफ साफ नजर आती है। और ये चूंकि बहुत ही कम समय में 8 फेजेस हो रहे हैं,
तो वहां किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कोर्स करेक्शन का भी समय कम होता है। अब जो पहला जो चुनाव हो रहा है 27 मार्च को, उसमें सबसे पहला नाम पुरुलिया है। पुरुलिया क्या है? तो पुरुलिया बीजेपी का गढ़ है। वहां से 2-2 बार जीत के आए हैं हमारे सिंगर बाबुल सुप्रियो। हाँ, बाबुल सुप्रियो वहां से जीत के आए जी। वहां पे बीजेपी अच्छे पोजीशन में है। बांकुरा, झारग्राम, पश्चिम मिदनापुर पार्ट 1, माने मिदनापुर में 2 बार, पश्चिम मिदनापुर में भी 2 पार्ट है, फर्स्ट फेज में और सेकेंड फेज में। पूर्वी मिदनापुर पार्ट 1 पार्ट 2, तो पार्ट 1 पहले फेज में। ये किसका इलाका है? शुभेंदु अधिकारी का इलाका है। तो पहले फेज में आप देखिए कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए स्विंग जो है वो क्रिएट करेगा। अचानक से वहां पे माहौल वो बदलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ग्राउंड में ये साफ साफ नजर आ रहा है। अब दूसरे फेज में बांकुरा पार्ट 2, मिदनापुर का जो सेकंड पार्ट बचा हुआ फर्स्ट फेज में वो होगा। मिदनापुर पार्ट 3, मिदनापुर पार्ट 2 और उसके बाद दक्षिण परगना पार्ट 1। अब 2 फेजेस, ये वही इलाका है जहां बीजेपी मजबूत है। तो इस तरीके से आप देखिए कि पहले 2 फेज में इलेक्शन का टोन एंड टेम्पर जो है वो सेट हो जाएगा। ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें बढ़ती चली जाएगी, और ममता बनर्जी अगर इस 2 फेजेस के अंदर अपनी जमीन को रिटेन नहीं कर पाती है, जो शुभेंदु अधिकारी का जो इलाका है, वो जो मिदनापुर का इलाका है, 15-16 सीटें हैं, सब की सब टीएमसी पिछली बार जीत के चली गई थी। अगर वो इस बार नहीं कर पाती हैं, इस परफॉर्मेंस को रिपीट नहीं कर पाती हैं, तो इस 2 फेज के बाद ही ममता बनर्जी हार जाएंगी, क्योंकि वो ग्राउंड जो है वो तैयार हो जाएगा कि बीजेपी आ रही है, बीजेपी आ रही है, बीजेपी जीत रही है, बीजेपी जीत रही है। दूसरा क्या इंपैक्ट होता है इसका कि देखिए, एग्जिट पोल तो दुनिया के लिए बाद में आता है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को ये खुद, उस तरह की एजेंसी जैसे प्रशांत किशोर है, वो तो खुद अपना एग्जिट पोल करवाता है। बहुत सारी एजेंसियां हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज हायर करती हैं, उनको वोटिंग के 4-5 घंटे के बाद आइडिया हो जाता है भाई सीटें कितनी आ रही है, कितनी जा रही है। अब 2 फेजेस में ममता बनर्जी को अगर झटका लग गया तो फिर वो कैसे संभालेंगे अपने आप को? एक तो मनोबल जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो पहला 3-4 फेजेस हैं, इसमें वो जो क्रूशियल ममता बनर्जी को इस बार जो सत्ता पे पहुंचा सकता है जो इलाका, वो है दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद। और अगर वहां पे ये इस तरह का माहौल के साथ अगर ममता बनर्जी चुनाव लड़ेंगी, तो एक डीमोरलाइज फोर्स के साथ अगर आपका कार्यकर्ता ही डीमोरलाइज्ड हो जाए, तब आप चुनाव नहीं जीत सकते। तो ये उस मायने में, ये जो आपने जो इंट्रोडक्शन में कहा कि ममता बनर्जी आग बबूला है, ममता बनर्जी इन 2 वजहों से बिल्कुल, इनका जो गुस्सा जो है वो 7वें आसमान पे है। क्यों? एक तो इतना ज्यादा हाई सिक्योरिटी, भाई बूथ लूटने के लिए आपको तो अब पहले 77,000 के आसपास पोलिंग बूथ थे, 2 फेज 3 फेज में हो जाता था। तो जो सड़क पे जो ज्यादा पावरफुल है वो लूट लिया। उस वक्त सीआरपीएफ भी वो नाम के लिए उन लोगों को डिप्यूट किया जाता था। वो लोग पोलिंग बूथ के अंदर नहीं घुस सकते थे, वो लोग बाहर जो है भीड़ संभाल रहे हैं, शहर के ऊपर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, और पोलिंग बूथ के अंदर ये बंगाल पुलिस के लोग टीएमसी के गुंडों के साथ मिलकर के अपना छपाई का काम कर रहे हैं। कोई आ रहा है, नहीं आ रहा है, बटन दबाए आ रहा है। वहाँ पे कोई अपोजिशन का आदमी कोई कुछ बोलता है तो कट्टा दिखा दिया, तो बम मार दिया, तो वो गुंडागर्दी के सामने इस बार नहीं हो पाएगा। तो गुस्सा बिल्कुल वाजिब है। भाई कोई भी मैच आप खेलने जाए और आपको मालूम चल जाए कि बड़ा गजब
अपोनेंट से पाला पड़ गया है तो आप क्या करेंगे? मैच तो खेलना है, तो आप शुरू से ही थोड़ा सा टैंट्रम दिखाना आप शुरू कर देंगे। तो ममता बनर्जी वही करिए। और दूसरा, जिस हिसाब से पोलिंग हो रही है इसमें तो माहौल ही नहीं बन पाएगा ममता बनर्जी के लिए, क्योंकि अभी तक जो कर चुकी हैं वो, आज कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो कल लागू हो गया, आज से वो लागू हो गया, कल घोषणा हो गई, आज से लागू हो गया। तो ममता बनर्जी तो वैसे ही अभी पीछे पीछे चल रही है, एजेंडा सेट नहीं कर पाई है। पहले बाहरी वर्सेस बंगाली कर रही थे, फिर कुछ से कुछ, वॉशिंग मशीन तो ये तो वो जम नहीं पा रहा था। तो ये एक दिक्कत है। और मालूम चला कि वो पेट्रोल के लिए वो चली गई स्कूटर चलाने के लिए, अब स्कूटर चलाना ही नहीं आता है। आप देखिए कैसे छोटी छोटी चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट होती हैं इलेक्शंस में, कि आपने फोटो ऑप के लिए कहा भाई स्कूटी हम चलाएंगे, तो मालूम चला कि भाई लो बैठी वो, मालूम चला कि वो गिरते गिरते बची। वो स्कूटी चलाना ही नहीं आता उनको, बैलेंस ही नहीं, तो पीछे से लोग पकड़ पकड़ के वो धक्का देते हुए किसी तरह से फोटो वोटो खिंचाया। भाई पेट्रोल प्राइस के खिलाफ जो है ममता बनर्जी ने स्कूटी पे चढ़ के अपना एक विरोध दर्ज कराया। अब ममता बनर्जी गिरते गिरते बची तो बीजेपी नेतृत्व जो है वहाँ पे अपना प्रोग्राम चेंज किया। स्मृति ईरानी वो गई थी वहाँ पे किस चीज़ के लिए? वो गई थी परिवर्तन यात्रा के लिए। तो बोले भाई ममता गिर गई स्कूटी से, तो स्मृति ईरानी जो है वो स्कूटी चलाते हुए वो प्रचार कर रही, तो निकाल दी वो रैली। तो ये हर जगह, ये पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। ममता बनर्जी एक बहुत ही पॉपुलर लीडर हुआ करती थी, बहुत ही बड़ी लीडर हैं, मास लीडर है वो। बहुत कम इस तरह की लीडर्स जो हैं वो हिंदुस्तान में हुई हैं। लेकिन इस चुनाव के पहले वो जो भी दांव खेल रही हैं ये बैकफायर कर जा रहा है। तो एक तो वो सिस्टम जो है वो समझ में आ रहा है कि चारों तरफ से ममता बनर्जी के लिए माहौल वो बहुत ही प्रतिकूल जो है वो दिख रहा है। जी मनीष जी, इन 10 सालों में ममता बनर्जी ने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया, और जिस तरीके से ममता बनर्जी के नेताओं ने गुंडागर्दी की, तो आपको ये लगता है कि उससे और ज़्यादा मुश्किल होती जा रही है? देखिए, बंगाल की जनता से बेहतर जज कोई नहीं है। हम दिल्ली में बैठ करके, यहाँ टेलीविजन स्टूडियो में बैठ करके कुछ भी हम कह दें, लेकिन इस 10 साल में ममता बनर्जी ने क्या किया है, वहां की जनता उसकी भुक्तभोगी है। वो जान रही है कि भाई विकास हुआ है या नहीं हुआ है। वो जान रही है कि भाई उनके घर में बच्चों को के लिए जो है वो कलकत्ता में उनको नौकरी मिल रही, कि उनके बच्चों को हैदराबाद में, तो बेंगलोर में, तो नोएडा में, तो गुड़गांव में, तो मुंबई में, पुणे में, वहां के बच्चों को नौकरी के लिए दर दर ठोकरें खानी पड़ रही है। कलकत्ता सेंटर हुआ करता था पहले, दुनिया भर के लोग कलकत्ता में जॉब के लिए जाते थे। अब देखिए भाई, जिसकी भी कहानी सुनिएगा, जो जितने ग्रेट्स अभी हुए हैं, अमिताभ बच्चन क्या करते थे भाई? कलकत्ता के ऑल इंडिया रेडियो में काम करते थे। भाई कलकत्ता ही क्यों पहुंच गए? जितने भी बड़े बड़े पत्रकार को सुनिएगा वो कहाँ काम करते थे? तो भाई सबसे पहले तो हमने कलकत्ता में जॉब किया। आज के ज़माने में कलकत्ता को जाना नहीं चाहता। क्यों नहीं जाना चाहते? ये फर्क क्यों आया? तो ये ममता बनर्जी कितनी भी वादे कर ले, कितनी भी चीज़ें बता दे, वहां की जनता ने 10 साल में जो अनुभव पाया है, क्या उसको वो उसके साथ कंटिन्यू रहना चाहते हैं या वो बदलाव चाहते हैं? इसका जजमेंट वहां की जनता कर सकती है। अगर वहां की जनता को ये घुटन होती है टोलेबाजी से, तो वोट नहीं करेगी ममता बनर्जी को, ममता बनर्जी की अपील को नकार देगी। और अगर टोलेबाजी नहीं होती है तो भारतीय जनता पार्टी वो बेवजह ही इसको मुद्दा बना रही है, तो लोग हंसेंगे बीजेपी के ऊपर। लेकिन ये फैसला कौन करेगा? ये फैसला ये एनालिस्ट नहीं करेंगे, वहां की जनता करेगी। अगर उनको लगता है कि भाई सिंडिकेट वहां काम करता है, हम घर बना रहे थे तो कुछ तृणमूल के गुंडे आ गए, हमसे पैसे ले रहे थे, अगर वाकई ऐसा हो रहा है तो वहां की जनता जान रही है कि भाई हाँ, अभी ममता बनर्जी तृणमूल की सरकार है, हम घर अभी नहीं बनाते हैं। अगर ऐसा माहौल है तो वो वोट नहीं करेंगे। और सिंडिकेट अगर वहां काम नहीं करता है, वहां सब कुछ फ्री एंड फेयर, बहुत बढ़िया से सब कुछ हो रहा है, कोई गुंडागर्दी नहीं है, कोई डर खौफ कुछ नहीं है, तो बीजेपी जो कैंपेन कर रही है वो ऑन द मूव गिर जाएगी।
फैसला कौन करेगा? फैसला तो वहां की जनता करेगी। और आपने जो कहा कि 10 साल किसी भी सरकार को के आकलन के लिए बहुत समय है। संविधान तो 5 साल देता है। बंगाल की जनता ने तो 10 साल दिए ममता बनर्जी को, और उसके बाद भी अगर बंगाल में कोई बदलाव नहीं कर सकी ममता बनर्जी, तो जनता तो अपना फैसला सुनाएगी और 2 तारीख को इसका फैसला आ जाएगा। ग्राउंड में जो सिचुएशन है उससे तो साफ साफ झलक रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक विशाल जीत की ओर बढ़ रही है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो ममता बनर्जी की क्वालिफिकेशन जो भी रही हो और इसके साथ साथ राजनीति में उनका कद जैसा भी रहा हो, उन्हें एक बेसिक सी चीज़ पता होनी चाहिए कि कोई भी जंग जीतने के लिए बल का नहीं बल्कि बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। जिस तरीके से टीएमसी वालों ने गुंडागर्दी की है, उसी वजह से आज ममता की फजीहत हो रही है बंगाल के अंदर। दूसरी तरफ अमित शाह, जो कि बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं, उन्होंने बिना बल का प्रयोग करे बुद्धि के साथ ही ममता को चुनावी मैदान में पटकनी दे दी है और ममता ने भी अपनी हार स्वीकार कर ली है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।